हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गणित के वायरल बोर्ड पेपर का फुल सॉल्यूशन। यदि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपका 70 में से 70 नंबर आ जाएगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक, उसमें आपको हल करके देना है। तो सबसे पहले हम इसका बहुविकल्पीय प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। हाँ जी, तो देख सकते हैं इसका पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो देख सकते हैं इन लोग का बिंदुओं का निर्देशांक कितना दिया हुआ है। इसमें मान लेंगे कि ठीक माना इसमें क्या मान लेंगे कि x1, y1 का मान दिया है। ये पहले बिंदु x, y, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x, y और दूसरे का x2, y2 का निर्देशांक कितना है -x, -y। हम लोग जानते हैं दो बिंदुओं के निर्देशांक का फार्मूला d बराबर रूट में क्या जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला जानते हैं ना, तो इसी पे हम लोग रख देंगे। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, x2 का मान आपका कितना है -x और x1 का मान देख सकते हैं -x का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार y2 का मान है -y और y1 का मान है y, इसका भी होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस -2y हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब देखिए जब इसका होल स्क्वायर करेंगे आप तो रूट में आपका हो जाएगा, देखिए -2 का वर्ग कर देंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा और -2y का स्क्वायर कर देंगे तो 4y स्क्वायर हो जाएगा। इसमें देखिए हमारा 4 कॉमन मिल रहा है। जब 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा रूट में क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा 4 का वर्गमूल निकल जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देख सकते हैं इसका सी ऑप्शन है 2 रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि संख्या 26 और 65 का एचसीएफ होगा। संख्या 26 और 65 का एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। दूसरे नंबर को अब हल करते हैं हम। देखिए संख्या कौन कौन दिया है 26, तो 26 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकल सकता है 2 गुणे 13 निकलेगा। उसी प्रकार 65 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 65 का जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 13। अब इसमें क्या मिल रहा है 13, तो एचसीएफ इसका हो जाएगा क्या 13। तो देख सकते हैं 13 कोई ऑप्शन है क्या, हाँ जी सी ऑप्शन, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न है कि यदि एचसीएफ x, 8 का 4 है। जैसे तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक, एचसीएफ एचसीएफ x और 8 का कितना है 4 है और एलसीएम x, 8 का कितना है 24 है। तो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि दो संख्या हम जैसे मान लेते हैं ए बी, इन लोग का गुणनफल इनका एचसीएफ और गुणे एलसीएम के बराबर होता है। जैसे दो संख्या ए बी है, उनका एचसीएफ और एलसीएम को गुणा कर देंगे तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखिए एक की संख्या एक के जगह पे x है, ठीक, और बी के जगह पे हमारा 8 है। अब इन लोग का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4 और एलसीएम कितना है 24। जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए 8 इधर गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं क्या 4 गुणे 24 बट्टे में 8, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना। 8 कम 8, 8 3 का 24 यानी 4 3 12, 12 कोई ऑप्शन है का x का मान 12 हो जाएगा। तो देख सकते हैं x का मान 12 यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक, अगला प्रश्न आप देखिएगा, कह रहा है कि संख्या 35, 56 तथा 91 का एलसीएम होगा। चौथे में हमको एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे हम चौथा नंबर लिखकर 35, 56, 91 का हम निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक, पहले हम देखेंगे कि 2 से कट रहा है जी, कट रहा है, 35 नहीं कटेगा, ये 28 बार में कट जाएगा, 91 भी नहीं कटेगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिएगा 2 से कट रहा है, फिर कटेगा, 35 नहीं कटेगा, ये कई बार में कट जाएगा हमारा 14 बार में, फिर 91 ऐसे ही उतार देंगे। फिर देखिए 2 से कट रहा है तो 2 से फिर कट रहा है तो 35 ऐसे उतार देंगे और ये 7 बार में कट जाएगा, 91 ऐसे उतार देंगे। अब ध्यान से समझना है आपको। अब देखिए 7 से नहीं 5 से कट रहा है, 5 सत्ते 35, 7 ऐसे 91 भी ऐसे उतार देंगे। ठीक, अब ध्यान से समझिए 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 13 बार में, फिर 13 से कट रहा है, यानी इन लोग का गुना कर देना है तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। जैसे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40 और 40 गुणे
13 सत्ते 91, यहाँ पे है 91, ठीक। 13 सत्ते 91 ना होता है। अब इन लोग का गुना कराते हैं, यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे जीरो, 4 एक कम 4, 4 नंबर 36, 36 40 करके ऑप्शन है क्या, देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 36 40, ठीक। अगला प्रश्न है पांचवा, देख सकते हैं। पांचवा आपका प्रश्न है, हाँ जी, देख सकते हैं पांचवा प्रश्न कि यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का मूल 2 है। जैसे देखिए प्रश्न में है कि 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0, इसका मूल 2 है, यानी x बराबर इसमें आप 2 रखना है आपको। x बराबर 2 रखने पर यहाँ से हमसे पूछा है कि a का मान निकलेगा। जैसे इसमें x बराबर 2 रखेंगे ना तो यहाँ से a का मान निकलेगा। तो चलिए हम लोग उसको पता करते हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रखना है, 2 गुणे यहाँ पे x की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस a गुणे 2 हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। देखिए 2 का वर्ग कर देंगे 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0, 8 और 6 हो जाएगा 14 और प्लस 2a बराबर 0। अब देखिए यहाँ 14 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2a बराबर -14 लिख सकते हैं क्या। अब देखिए 2 से ये कट रहा है, का काट देंगे, 2 सत्ते 14, a का मान क्या निकलना -7। ऐसा कोई ऑप्शन है का a बराबर -7, तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, a बराबर -7। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं कि दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्याएं होगी। जैसे दो संख्या हम मान लेते हैं x और y है ना, इसका पहला में बोला है कि योगफल, योगफल का मतलब ये हम कई बार क्वेश्चन कर रहे हैं छठवां। योगफल का मतलब होता है जोड़, इन लोग के जोड़ेंगे तो उनका मान कितना है, क्रमशः 8 है। अब उसके बाद अंतर, इन्हीं का अंतर x माइनस वाई का अंतर कितना है, 2 है। अब इसको आप हल कर लीजिए, कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 हम कर देंगे, समीकरण 2। तो जब इसको जोड़ेंगे तो देखिए यक्स यक्स 2x हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस में ये माइनस में इसलिए कट जाएगा। अब 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, 2 से काट देंगे 5 बार में कट गया, यक्स का मान कितना निकल गया, 5। उसके बाद देखिए यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो देखिए 1 में जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ यक्स है वहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे y हो जाएगा बराबर 8। अब यहाँ से देखिए y का मान निकालेंगे तो देखिए 8 अपने जगह पे 5 इधर माइनस में आ जाएगा, y का मान कितना निकल गया, 3। यानी यक्स का मान 5 और y का मान कितना है, 3 निकल गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, तो देख सकते हैं ऐसे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो आपको मालूम होगा कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5,3 करके। जैसे किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y होता है, तो यहाँ पे 5,3 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है, 5,3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाँ जी, तो देख सकते हैं हमारा 7वां प्रश्न है कि समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। तो सबसे पहले जो हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसको उतार लेंगे, 4x² माइनस 12x और प्लस 9 बराबर का 0 दिया हुआ है। यहाँ से हम इसका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करके हम a का मान पता करेंगे, a का मान कितना निकल रहा है, 4। और जब b का मान निकाल देंगे तो देखिए b का मान -12 निकल जाएगा और c का मान निकल जाएगा 9। अब हम लोग विभक्तर का फार्मूला जानते हैं, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ठीक। अब देखिए b के जगह पे कितना रखना है, -12 का स्क्वायर, फिर -4, a के जगह पे 4 रखना है और c के जगह पे 9। अब इसको हल करना है, 12 का वर्ग -12 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 144, ठीक। और 4 चौका 16, 16 नवा की 144, 144 में से 144 को काट देंगे तो आ गया 0। इसमें दिया है ऑप्शन कि वास्तविक और असमान होगा, कि वास्तविक नहीं होगा, कि शून्य होगा, कि वास्तविक और बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा वास्तविक और बराबर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 8वां प्रश्न कि समीकरण x² प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर 0 का विविक्तकर होगा, ये पूछा है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे 8वें प्रश्न को, ठीक। तो देखिए समीकरण है कि x² प्लस 2x प्लस 3/2 बराबर का 0, इसका हम ax² और bx प्लस c से तुलना कर लेंगे, c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो a का मान हमारा कितना निकलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो मान लेंगे 1, और b का मान कितना है 2, और c का मान कितना है 3/2 ये है। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं विविक्तकर का d का,
कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना जानते हैं जी। तो बी के जगह पे रखना है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4। ए के जगह पे कितना रखना है 1, और सी के जगह पे 3/2। अब देखिए 2 का जब वर्क कर देंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ देखिए 2 से आपका ये कट रहा है, 2 दूना 4, यहाँ पे गुना करा देंगे तो 2 तिया -6 आ जाएगा। अब देखिए 4 में से 6 नहीं घटेगा, 6 में से 4 घटा देंगे -2, -2 कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, इसका देख सकते हैं 8वां का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख सकते हैं, 9वां प्रश्न है। हाँ जी, 9वां हमारा प्रश्न है कि चित्र में यदि डी समांतर बीसी, जैसे डी समांतर है बीसी का, तो एडी बराबर एबी एडी बट्टे में ए बी बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए त्रिभुज हम ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। चित्र में क्या है कि त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी, इसमें दो ठो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या? सबसे पहले इनको हम क्या प्रूव करते हैं? सर्वांग समरूप प्रूव करते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज में हम देखेंगे तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि कोण डी बराबर होगा कोण बी का। क्यों बराबर होगा? क्योंकि संगत कोण है। संगत कोण के नियम से क्या हो जाएगा? संगत कोण के नियम से ये हमारा बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार ये वाला कोण देख सकते हैं, ई सी के बराबर होगा। कोण ई बराबर होगा कोण सी के, होगा कि नहीं? ये भी कौन कोण है? संगत कोण है। ये बराबर हो जाएगा संगत कोण के नियम से। उसी प्रकार देखिए जो कोण ए देख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज के लिए, जैसे त्रिभुज ए डी के लिए भी काम कर रहा है तो त्रिभुज ए बी सी के भी काम कर रहा है। तो कोण ए बराबर कोण ए कौन कोण है? ये उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा कोण है? उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए बराबर होगा। तो कह सकते हैं ना, देखिए इसमें तीनों कोण बराबर हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का। तो हमसे क्या पूछा है प्रश्न में कि देखिए ए डी बट्टे में ए बी, ए डी बट्टे में ए बी। देखिए ए डी का मतलब ये हुआ, ए डी का मतलब ए, और ए बी का मतलब ये कि ए जब ये त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो देखिए ए डी बट्टे में ए बी बराबर आपका ये भी हो सकता है ए ई बट्टे में, जैसे इसका पहला भुजा मान लेते हैं ए ई, तो इसके संगत भुजा कौन हो जाएगा? ए सी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी। तो ए ई बट्टे में ए सी कोई ऑप्शन है क्या? देख सकते हैं ए ई बट्टे में ई सी करके दिया हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए अब ये था दूसरा का भुजा, तीसरा का भुजा क्या है इसका? डी डी बट्टे में बी सी, डी बट्टे में बी सी, ऐसा कोई ऑप्शन करके है क्या? डी बट्टे में बी सी, इसका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी बट्टे में बी सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी? जैसे मान लेते हैं यह हमारा 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न में कह रहा है कि एक ठो वृत्त मान लीजिए खींच लीजिए जिसके बाह्य बिंदु मान लेते हैं पी, इस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ये बोला है। जैसे यहाँ से एक ठो स्पर्श रेखा ऐसे खींच दिए, अब एक ठो स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, और किधरों से खींच सकते हैं क्या? तो एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अधिकतम कितना? 2, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा 2। अगला अब प्रश्न देखेंगे। हाँ जी, 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। जैसे 11वां का हमको हल करना है, तो ध्यान समझिएगा। माध्यक वर्ग पूछा है तो सबसे पहले इसके लिए हमको 3 ठो कॉलम अलग से बनाना पड़ेगा। तो चलिए 3 कॉलम हम खींच लेते हैं। यहाँ पे हम 3 कॉलम खींच दिए। ठीक, अब ध्यान से समझना है। 3 कॉलम में पहला में इसका वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है? 4 से लेकर 7, और फिर 7 से लेकर 10, और 10 से लेकर 13, और फिर 13 से लेकर 16, और 16 से लेकर 19 तक दिया हुआ है। अब इन लोग की बारंबारता कितना है? 3 है, 8 है, 5 है, 2 है, 1 है। उसके बाद देखिए ये वर्ग अंतराल था ना इन लोग का वर्ग अंतराल। ठीक, और ये था बारंबारता, यहाँ पे लिख लेंगे बारंबारता। उसके बाद ये तो हम निकाल रहे हैं संचयी बारंबारता। ठीक, संचयी बारंबारता, बारंबारता। देखिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इस वाले 3 को 8 में जोड़ेंगे तो 3 और 8 होता है 11, 11 में इस 5 को जोड़ेंगे, 11 5 16, 16 में 2 को जोड़ देंगे 18, 18 में 1 को जोड़ देंगे हो जाएगा 19। उसके बाद क्या करना है? ये जो बारंबारताओं देख रहा है ना, इन लोग का योग निकालेंगे जिसको हम लोग कहते हैं यन। यन का मान निकालने के लिए इन लोग का टोटल का जोड़ लेना है।
3 और 8 11, 11 5 16, 16 2 18 19। यन का मान कितना निकल गया 19। अब हमको पूछा है इसमें माध्यक वर्ग, तो अब हम यन बट्टे में 2 निकालेंगे। यन बट्टे में 2 निकालेंगे तो 19 बट्टे में 2, 19 का आधा करेंगे तो देखिए 2 9 9.5 करके आएगा। देखिए 9.5 आप देख रहे हैं ना, ये किस संचयी बारंबारता पे होगा। जैसे यहाँ पे 11 तक अंक है, यहाँ पे 16 तक अंक है। देखिए तीन, यहाँ तक केवल 3 तक ही अंक है और यहाँ कहाँ तक अंक है 11 तक, तो 9 इसी पर आया होगा। इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल आ रहा है ना, यही हो जाएगा माध्यक वर्ग। कौन? 7 से लेके 10। तो इसका ऑप्शन में है क्या 7 से लेके 10, देख सकते हैं ए ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम अगले प्रश्न। हाँ जी, तो देख सकते हैं मेरा 12 प्रश्न है कि चित्र में त्रिज्य खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा। जैसे यहाँ पे अगर चित्र में देखिएगा तो यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ है 90 अंश है। जैसे इस त्रिज्य खंड का हमसे क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो देखिए थीटा का मान 90 अंश और आर का मान, इसका त्रिज्या देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। आपको मालूम होगा कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, लिख सकते हैं त्रिज्य खंड किसका ओ ए बी का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बट्टे में 360 पाई आर स्क्वायर। तो देख सकते हैं थीटा का मान यहाँ पे हमारा कितना दे दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 30 लिख लेंगे, ठीक है। थीटा का मान 30 है तो यहाँ पे 30 बट्टे में 360 और पाई का मान 3.16 रखेंगे। 3.16 ही न होता है, पाई का मान 3.14 होता है, 3.14। और आर के जगह पे कितना रखना है 4 का स्क्वायर। अब इसको तो आप हल कर ही सकते हैं। जैसे देखिए 0 से 0 काट देंगे, 3 एकम 3, 12 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 1/12 गुणे 3.14 और 4 का वर्ग कर देंगे 16। अब देखिए 12 से 16 कट रहा है क्या, हाँ जी कट रहा है, काट दीजिए। 4 तिया 12, 4 चौका 16, यानी इसमें 4 से गुना करते हैं, 4 चौका 16 और 4 एकम 4 1 5 और 4 तिया 12, 12.56 बटे में 3। अब 12.56 आप देख रहे हैं ना, इसमें 3 से भाग लगाना है। 3 चौका 12 दशमलव, 3 के पढ़ा ऐसा पढ़िए कि 5 से आगे ना जाए, 3 एकम 3 हासिल दिया 2, यानी 3 और 8 24 करके आएगा ना। 4.18 करके ऑप्शन है क्या, देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है 4.19, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं जब इसका निकटतम लेंगे ना तो आपका लगभग आ जाएगा 4.19 करके, यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 13वां प्रश्न आपका है कि 210 स्क्वायर 45 अंश, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 210 स्क्वायर 45 अंश और फिर प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान पूछा है ना। तो देखिए दो अपने जगह पे 10 45 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 अंश का मान होता है रूट में 3 बटे में 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और साइन 60 अंश का मान भी होता है रूट में 3 बटे में 2 का ही स्क्वायर। ये देखिए प्लस में ये माइनस में दोनों एक बराबर है तो इसलिए कट जाएगा इससे, और 1 का वर्ग कर देंगे तो 1 होता है, तो 2 गुणे 1 कर देंगे आ जाएगा 2 आंसर। तो देख सकते हैं इसमें 2 है क्या, हाँ जी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर 67 अंश प्लस साइन स्क्वायर 67 अंश का मान ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं 14वां प्रश्न है आपका, 14 नंबर प्रश्न क्या है कि कॉस स्क्वायर 67 अंश और प्लस साइन स्क्वायर 67 अंश बराबर हो जाएगा 1। आप पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, देख सकते हैं 15वां प्रश्न है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में सी 90 अंश का है और 10 ए बराबर 1 बट्टे में रूट में 3 है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा। इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। हाँ जी, प्रश्न में बोल रहा है कि जो त्रिभुज बनाना है उसमें सी 90 अंश का है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक ठो समकोण त्रिभुज, ठीक, जिसमें यहाँ पे हमारा सी रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम नाम रखते हैं ए, यहाँ पे हो गया बी और यहाँ पे सी। अब देखिए इसमें सी 90 अंश का है, ठीक, जिसमें बोल रहा है कि 10 ए, जैसे 10 ए बराबर कितना दिया हुआ है 1/√3। आपको मालूम होगा कि 10 थीटा बराबर चाहे 10 ए बराबर होता है लंब
बटे में आधार, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब बटे में आधार। अब देखिए लंब के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक, तो लंब हमारा यही ना है एक, और आधार के जगह पे रूट में 3। अब इसमें हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है इसमें ए बी का स्क्वायर बराबर लंब, तो लंब का मान है 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान है रूट में 3 का स्क्वायर, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 और रूट में 3 का वर्ग कर देंगे 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4। अब जब स्क्वायर के इधर भेज देंगे तो हो जाएगा ए बी बराबर रूट में 4, रूट में 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2 मान निकल गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो चलिए इसको हल करते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही ना मान पूछा है जी, तो ध्यान से समझना है। साइन ए बराबर लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब कितना है हमारा, देख सकते हैं लंब है 1 और कर्ण कितना है 2, गुणे कॉस बी, जैसे यहाँ पे अब कोण बन रहा है तो इसके सामने वाले जो भुजा हो जाएगा लंब का काम ये करेगा, ठीक, करनी में 3, और कर्ण का काम तो 2 ही करेगा, और आधार का काम ये करेगा, चेंज हो जाएगा। तो कॉस बी बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण, कॉस बी बराबर क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण, तो ये तो हमारा लंब हो गया, तो आधार यही ना है 1 बट्टे में कर्ण 2, फिर प्लस कॉस से बराबर आधार बट्टे में कर्ण, तो आधार बट्टे में कर्ण हमारा रूट में 3 है आधार, तो यहाँ पे लिखेंगे रूट में 3 बट्टे में 2, और साइन भी बराबर, तो यहाँ पे लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब का काम कौन कर रहा है, रूट में 3 बट्टे में 2। अब देखिए इसको जब आप हल करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए 1 एकम 1 और 2 दूना 4, और रूट में 3 के साथ गुना करा देंगे 3 और 2 दूना 4, हर बराबर हो जाएगा 4 और 3 अब 1 4, 4 से 4 काट देंगे 1 आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या, यहाँ पे देख सकते हैं 1 आया है हमारा आंसर। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन में है क्या 1, हाँ जी है, तो यहाँ पे कौन वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि यदि कॉस ए बराबर रूट में 3 बट्टे में 2 हो तो साइन 2a का मान क्या होगा। तो चलिए हम इसको भी हल कर लेते हैं। जैसे देखिए प्रश्न में दिया है कॉस ए बराबर क्या दिया है, या हम कैवा प्रश्न हल कर रहे हैं, 16वां प्रश्न। कॉस ए बराबर दिया है रूट में 3 बट्टे में 2 ना, तो कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे में कर्ण, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार बट्टे में कर्ण का मान दिया हुआ है। अब एक तो आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक, जिसमें यहाँ पे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पर हम सी रख देते हैं, ठीक है। उसमें आधार का मान रूट में 3 दिया है और कर्ण का मान दे दिया है 2, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको नहीं निकाल लेंगे। जब हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लिख लीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है 2, 2 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब है हमारा BC, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे BC का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार है रूट में 3 का स्क्वायर, 2 का वर्ग कर देंगे 4 और रूट में 3 का वर्ग कर देंगे, BC स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे और रूट में 3 का वर्ग कर देंगे 3, इधर 3 प्लस में इधर आके माइनस में, तो 4 में से 3 को घटाना है बराबर BC स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 में से 3 घटा देंगे 1 बराबर BC स्क्वायर, इसको 1 की घात ऐसे लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, यानी BC का मान कितना निकल गया 1। हमसे क्या पूछा है जी, पूछा है कि साइन 2a, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग साइन 2a बराबर क्या जानते हैं, 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर जानते हैं हम लोग कि लंब बट्टे में कर्ण होता है, तो लंब है 1 और कर्ण कौन है 2, और गुणे कॉस से बराबर क्या होता है आधार बट्टे में कर्ण, तो आधार कितना है हमारा करनी में 3 और कर्ण कितना है, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा, रूट में 3 और कर्ण क्या है हमारा 2। अब इसको तो आप हल कर ही ना सकते हैं जी, 2 से 2 कट गया, रूट में 3 बट्टे में 2 बच गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई ऑप्शन है क्या रूट में 3 बट्टे में 2, हाँ जी इसका डी ऑप्शन है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न हम देखेंगे, हाँ जी इसका 17 नंबर प्रश्न है कि किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य
और माध्य क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक होगा। तो देखिए इसका जो हम लोग एक ठो फार्मूला जानते हैं, माध्य और माध्यिका बहुलक में संबंध की 3 माध्यिका बराबर होता है 2 माध्यक प्लस बहुलक, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे देख सकते हैं हमसे बहुलक पूछा हुआ है, तो 3 अपने जगह पे माध्यिका का मान कितना दिया है, देख सकते हैं माध्यिका का मान, माध्यक को ही माध्यिका बोला जाता है, जिसका मान 25.8 है ना। फिर बराबर 2 माध्यक का मान कितना दे दिया है, माध्यक का मान है 26.1 और प्लस में बहुलक कैसे ही हम रहने देंगे। ठीक है ना। देखिए इन लोग का गुना कराना है, 8 3 का 24 के 4 हासिल 2, 3 5 15 2 17 के 7 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7, यानी 0.1 अंक के बाद 77.4 बराबर, इसमें भी हमको 2 से गुना करना है, तो 2 एकम 2 और 2 छक 12, 2 दूना 4 1 5, यानी 52.2 अब प्लस यहाँ पे हम लिख लेंगे बहुलक। अब ध्यान से समझना है आपको, ये बहुलक हो गया। जैसे ना यहाँ पे आप देखिए इधर 52.2 प्लस में है, इधर आके माइनस में, यानी 77 में से 77.4 में से 52.2 को हम घटा देंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 2.7 में से 2 घटा देंगे 5 और 7 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 2। 25.2 करके है क्या ऑप्शन, हाँ जी देख सकते हैं इसका सी ऑप्शन है, 25.2 सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग देखिए, बहुलक इसमें बारंबारता दिया हुआ है, बहुलक का मतलब ये संख्या होता है ना कि जो ज्यादा बार करके आता है, तो इसमें किसकी बारंबारता अधिक है, 7 8 2 2 1, देख सकते हैं 8 सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए बारंबारता कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 के सामने वाला वर्ग अंतराल ही हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो 3 से 5 है क्या ऑप्शन, हाँ जी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 18 का ए सही हो जाएगा, 3 से 5 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देख सकते हैं 19वां प्रश्न कि एक खिलौना त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम ये 19वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं ना। देखिए 19वां नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि एक आपका एक ऐसे शंकु है, ठीक, जो एक अर्धगोले बोल रहा है ना प्रश्न में, जो अर्धगोले पर अध्यारोपित ऐसे रोपित है, जिसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक दे दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका जो तिर्यक ऊंचाई दिया है यहाँ से यहाँ तक ये कितना दे दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए आपको एक तो शंकु दिखाई दे रहा है, तो पहले हम लिख लेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें देखिए पाई आर हमारा कॉमन मिल रहा है, तो पाई आर को हम ले लेंगे कॉमन, जब पाई आर को कॉमन लिए तो यल प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 2r बच गया, यही ना बचा है जी, देख सकते हैं यही बच रहा है। पाई अपने जगह पे r का मान कितना रखना है, r का मान देख सकते हैं 2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गुणे 2, कोष्टक में यल का मान 3, फिर 2 गुणे r का मान भी है कितना 2, यही ना है जी। हल इसको करते हैं, 2 पाई हो जाएगा। अब देखिए 3 अपने जगह पे 2 दूना 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे गुणे कर सकते हैं 7, इन लोग को गुना करा दीजिए, 7 दूना 14, 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देख सकते हैं 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या, हाँ जी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अगला प्रश्न है देख सकते हैं 20वां प्रश्न है हमारा। 20वां प्रश्न क्या है मेरे प्यारे भाई कि एक थैले में लाल और 2 नीली गेंद है, जैसे एक तो कोई थैला है जिसमें 3 ठो लाल और 2 ठो नीली गेंद है, यदि थैले से यादृच्छिक एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के नीली होने की प्राथमिकता क्या होगी, मतलब प्रायिकता पूछा हुआ है। जैसे ना देखिए
प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर होता है कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या। जैसे गेंद कौन सी पूछा है, गेंद पूछा हुआ है नीली, तो नीली की संख्या यहाँ पे कितना है देख सकते हैं 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। और टोटल गेंदों की संख्या कितना है 3 और 2 5, तो 2/5, 2/5 वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देख सकते हैं कौन ऑप्शन है सही, सी वाला हो जाएगा 2/5। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। हाँ जी, तो देख सकते हैं अब हम खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न को हल करेंगे। जैसे देखिए इसका पहला प्रश्न में बोल रहा है कि सभी खंड कीजिए। पहले क अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 3 अपरिमेय संख्या है जो दो, इसके लिए 2 अंक निर्धारित है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। हाँ जी, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि माना, हल में लिखेंगे कि माना रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। माना रूट में 3 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको मालूम होगा कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। और जहां करके ये भी बता देना है कि p व q का है सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या। और कमा ये भी बता देना है कि q = नॉट 0 है। तो सअभाज्य का मतलब ये होता है कि p और q का जो मसप आएगा वो 1 है। सअभाज्य का मतलब यही होता है। अब ध्यान से समझना है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्ग कर देंगे तो देखिए वर्ग करेंगे तो वर्ग से करनी हट जाएगा। ठीक, हम इन लोग का वर्ग कर देंगे तो p² हो जाएगा। तो इसको हम देखिए q² को यहाँ लिख देते हैं, 3 को यहाँ कर सकते हैं क्या, ऐसे हम बोल रहे हैं q² p²/3, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक, देखिए अब ध्यान समझना है। देखिए इसमें इसका मतलब यह है कि p² जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक, तो लिखेंगे कि चूंकि p² 3 से विभाजित है, इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा, p भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, अब ध्यान से समझना है। अब यही जो आप p देख रहे हैं ना, p बराबर हम रखेंगे 3a, p बराबर इसमें क्या रखेंगे 3a। 3a ही क्यों लिखे हैं, जैसे यहाँ पे जितना हमको करनी में प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा उतना ही मान रखना है। p बराबर 3a रखेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा q² बराबर p के जगह पर रखना है 3a, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3a का स्क्वायर और बट्टे में क्या लिख लेंगे 3। देखिए 3 का वर्ग कर देंगे तो 9a² बट्टे में 3, 3 एकम 3, 3 3 9, कितना आ गया 3a² आ गया ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या जी, जैसे क्या लिख सकते हैं कि q² बराबर 3a², या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a² बराबर q² बट्टे में 3। इसको समीकरण नंबर 2 बना देंगे। जैसे यहाँ पे बताए थे कि p² 3 से विभाजित है, इसलिए p भी 3 से विभाजित होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी तो हम बता सकते हैं कि q² 3 से विभाजित है, इसलिए हमारा q भी 3 से विभाजित होगा। तो लिख लेंगे कि चूंकि q² 3 से विभाजित है, इसलिए q भी 3 से विभाजित होगा, q भी 3 से विभाजित होगा। इसको समीकरण नंबर हम 2 बना लिए हैं। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि p व q 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। जब हम देखिए इसको p और q को सअभाज्य संख्या माने हैं ना जी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट हो रहा है कि p और q 3 से विभाजित है। इसका मतलब कि ये सअभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारी कल्पना क्या हो गया, गलत हो गया। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूफ करना था। इतना कर देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
हाँ जी, देखिए ख वाला ऑप्शन में बोल रहा है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान ज्ञात कीजिए। यदि टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 बटे में 1 माइनस टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 हो, जहाँ करके भी बता दिया है कि टेन थीटा 1 का मान 1/2 रखना है और टेन थीटा 2 का मान 1/3 रखना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे है कि टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर टेन थीटा 1 और टेन थीटा, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इधर कर देते हैं, ठीक है। टेन थीटा 2 और बटे में 1 माइनस टेन थीटा 1 और इंटू थीटा 2 है। तो देखिए यहाँ पे हमको टेन थीटा 1 का मान दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/2 माइनस टेन थीटा 2 का मान है 1/3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/3 बटे में 1 माइनस टेन थीटा 1 का मान 1/2 गुणे टेन थीटा 2 का मान 1/3। अब इसको हल करते हैं हम, ठीक है। इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका गुना करा देते हैं, 3 एक कम 3, अब यहाँ पे इसका गुना करा देते हैं तो आपका क्या, यहाँ पे सॉरी प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 एक कम 2 तो +2, अब बटे में 2 तियाँ 6, और इसको में हल कर देते हैं 1 माइनस 1 एक कम 1 और 2 तियाँ 6। अब इसको जब आप हल करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट तो 3 और 2 5 बटे में 6, इसको हल कर देंगे 6 एक कम 6, 6 में से 1 घटा देंगे 5 बटे में 6, 5/6 से 5/6 कट गया। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर यहाँ पे 1 आ गया। तो आपको देखना है कि टेन में कितने अंश का एक मान होता है, तो टेन 45 अंश का मान 1 होता है। तो देख सकते हैं इसमें 10 से 10 कट जाएगा, यानी थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान कितना निकल गया 45, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देख सकते हैं ग वाला हमारा प्रश्न है। हाँ जी, ग वाला प्रश्न है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक घनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी घनों का आयतन कितना दिया हुआ है, घनों का आयतन आयतन बराबर दिया हुआ है 64 सेमी क्यूब। घनों का आयतन बराबर होता है भुजा के क्यूब, तो भुजा को मान लेते हैं ए का क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए इसको 64 को ऐसे लिख सकते हैं क्या 4 का क्यूब, क्यू से क्यू कट गया यानी भुजा का मान कितना निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब फिर बोल रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। दो ठो घन है, उन लोग घनों को मिलाकर क्या बना दिया गया है घनाभ। तो जैसे देखिए ये हमारा मान लीजिए क्या है, ये हमारा घन है, ठीक। इन लोग से मिलाकर क्या बना, ये हमारा घन है, अब इन लोग से ही मिलाकर बना दिया है गया है हमारा घनाभ। तो यहाँ पे हम ऐसे एक बार एक ठो और बना लेते हैं, ठीक। और फिर एक ठो ऐसे ही बना लेते हैं, इसको मैच कर देते हैं, इन लोग को मिला दिए हैं, ठीक। इन लोग से क्या बन जा रहा है हमारा घनाभ। तो देखिए ये वाला जो घनाभ हम बनाए हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे देखिए ये दोनों एक ही में कनेक्ट है, ठीक। जैसे इसका जब इसको जोड़ देंगे, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हमको एक ही में टच करना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन हम टच नहीं किए। जैसे ये वाला हमारा कितना है, प्रत्येक भुजा 4 है, ये भी कितना है 4, तो 4 और 4 टोटल 8 हो गया। इसका लंबाई कितना है टोटल 8, यानी यल का मान बोल सकते हैं 8। उसके बाद ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ठीक ना, ये वाला आप जो भाग देख रहे हैं ये वाला आपका कितना हो जाएगा, प्रत्येक भुजा 4 है तो ये वाला आपका 4 ही हो जाएगा, और ये वाला भी मान कितना हो जाएगा 4, यानी बी का भी मान क्या है 4, और यल बी एच का भी मान कितना है 4। हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं मेरे प्यारे भाई, फार्मूला जानते हैं कि घनाभ का पूछा है पृष्ठ क्षेत्रफल ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो लिख लेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल बराबर यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल, ठीक। ये फार्मूला जानते हैं। यल का मान है 8 गुणे बी का मान है 4, 8 चौका 32, फिर हमको क्या करना है बी एच, तो 4 गुणे 4 और फिर एच इंटू यल, तो एच का मान है 4 गुणे 8, इसको हल करना है 8 चौका 32 और 4 चौका 16, 8 चौका 32। अब इसको हल कर दीजिए, 32 32 हो जाएगा आपका क्या 32 32 64 प्लस 16, 64 और 16 जोड़ना है 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 80 करके आपका आंसर आ जाएगा 80 सेंटीमीटर
क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन याद रखिएगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL करके ना। तो यहाँ पे लास्ट में हम यहाँ पे 2 छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे हम चलिए यहाँ पे कोष्टक ऐसे कर कर यहाँ पे कोष्टक कर कर 2 2 प्रत्येक जहाँ 2 लगाते चलते हैं, और यहाँ पे लास्ट में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 80 दूना 160 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक, आ गया होगा बात समझ में ग नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है घवा हमारा। हाँ जी, तो देख सकते हैं जो घ नंबर है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात करना है, उसके लिए हमको सारणी बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम सारणी बना दिए हैं। ठीक है, अब देखेंगे संचयी बारंबारता निकालना हम लोग। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए यहाँ पे देखिए 7 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7। ठीक, अब इस वाले 7 को इसमें जोड़ेंगे तो 12 और 7 कितना होता है 19, तो यहाँ पे लिख लेंगे 19। 19 में 18 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा 37। 37 में 15 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52। 52 में 10 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 62। 62 में 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65। तो ये हम संचयी बारंबारता भी निकाल दिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि बारंबारताओं का योग, जिसको हम लोग कहते हैं यन। यन का मान निकालने के लिए इसको जोड़ देना है। तो इन लोग को जब आप जोड़ेंगे ना तो आपका आ जाएगा 65। कितना आ जाएगा 65। अब हम यन बट्टे में 2 निकालेंगे, यन बट्टे में 2। तो यन का मान है 65 बट्टे में 2। इसको जब हल करेंगे तो 32 करके 5 आ जाएगा, 32.5। तो देखना कि 32.5 किस संचयी बारंबारता पे आ जाएगा, 37 वाला पे। इसके सामने वाली मान यब का मान होता है, यब का मान कितना निकल गया 18। यही हमारा यब का मान कितना निकल गया 18। अब इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है वो हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कमा लगा के कि माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हमारा कितना है 20 से लेकर 30 ना। यहीं से यल का मान निकल जाएगा 20। अब यच का मान निकालने के लिए 30 में से 20 को घटा देंगे तो बच जाएगा 10। ठीक, अब उसके बाद CF निकालेंगे। CF का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो माध्यक वर्ग दिख रहा है ना, उसके ऊपर वाला वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल देख रहा है, इसकी संचयी बारंबारता ही CF होता है। तो CF का मान 19 हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं, माध्यिका बराबर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि माध्यिका, जिसको कहते हैं हम लोग माध्यक के नाम से भी जानते हैं, माध्यक बराबर होता है यल प्लस यन बट्टे में 2 माइनस CF और बट्टे में यफ गुणे यच, ये मान होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है। तो देखिए यल का मान है कितना 20 प्लस यन बट्टे में 2 का मान कितना है 32.5, यहाँ पे 32.5 लिख रहा है। और फिर माइनस CF का मान कितना है, देख सकते हैं CF का मान है 19, और बट्टे में यफ का मान है, देख सकते हैं यफ का मान है 18 गुणे यच का मान है 10। अब इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए 20 अपने जगह पे, 32.5 में से 19 घटाना है ना। तो जब चलिए 0.5 से हमको मतलब नहीं रखना, ऐसे ही रहेगा। 32 में से 19 घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 12 में से 9 घटा देंगे तो देखिए 12 में से 9 घटा देंगे 3। अब यहाँ पे 2 बचा, 2 में से घटा देंगे 1, 13.5। अब ये देखिए कट रहा है, काट दीजिए। 9 बार में, ये 5 बार में 2 से काटे हैं, यहाँ पे गुणे 5 हो जाएगा ना। यहाँ पे गुणे 5 ही ना हो रहा है, 2 से काट दिए हैं। तो अब बट्टे में क्या हो जाएगा आपका, बट्टे में आपका हो जाएगा 9। अब ध्यान से समझना है, देखिए 20 प्लस, ठीक है, इन लोग में 5 से गुना करा दीजिए, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 2 17, 5 एकम 5 एक 6, कितना आ गया आपका 67.5 बट्टे में 9। इसको हल करते हैं, 20 प्लस इसमें भाग लगाते हैं, ठीक है ना। 6 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए ना कि 67 से आगे ना जाए। तो 6 9 सत्ते 9 के 9 7 हाली पढ़ देंगे तो हो जाएगा 9 सत्ते 63। ठीक, 7 बार में 63 आ रहा है। इस अब इधर जाएंगे तो लगेगा दशमलव, फिर इसको हासिल दे दीजिए 4, कितना हो गया 45, यानी 9 पचे 45, यानी 20 में 7.5 को जोड़ देंगे तो 27.5 करके आपका आंसर आ जाएगा। 27.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ जी, तो मेरा अगला वाला प्रश्न है कि बिंदुओं 1, -5 और -4 और 5 को मिलाने वाला रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे जो यहाँ पे देख सकते हैं 1, -5 दिया है ना, इसको मान लीजिए कि माना x1, y1 बराबर दिया है 1, -5, और फिर x2, y2 का मान दे दिया है हमारा -4 बटे में 5।
सॉरी -4, 5। तो मध्य बिंदु यहाँ पे पूछा है कि मिलाने वाले रेखाखंड के x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। तो हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है, निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2 बट्टे में 2 कामा y1 प्लस y2 बट्टे में 2। अब देखिए x1 का मान कितना है, x1 का मान रखना है हमको 1, ठीक। और x2 का मान है -4, तो यहाँ पे प्लस माइनस -4 बट्टे में हो जाएगा 2। फिर y1 का मान कितना रखना है -5, और y2 का मान कितना रखना है +5 बट्टे में 2। जब आप इसको हल करेंगे ना जी, देखिए 1 में से 4 नहीं घटेगा, 4 में से घटा देंगे -3 बट्टे में 2, और प्लस माइनस माइनस 5, प्लस माइनस का मतलब माइनस, 5 में से 5 घटा देंगे 0 बटे 2 का मतलब 0। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद च प्रश्न में बोल रहा है, देख सकते हैं च नंबर वाला में, कि बिंदुओं एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है, तो बी का निर्देशांक 1, 4 है। जैसे इसको थोड़ा डायग्राम की सहायता से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो वृत्त है, ठीक, जिसका केंद्र का निर्देशांक, जैसे इसको मिला देते हैं, ए है, यहाँ पे बी है, इसका केंद्र का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, केंद्र का निर्देशांक 2, -3 दिया हुआ है, ठीक। और बिंदु बी का निर्देशांक 1, 4 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है जी। तो हमको ए का निर्देशांक पूछ रहा है। देखिए हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि जैसे ना यहाँ पे हम एक, जैसे बिंदु ए और बी को मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। जब ए और बी का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो जो मध्य बिंदु का निर्देशांक आ जाएगा इसके केंद्र सी के बराबर हो जाएगा। जैसे बात समझिए, इसका निर्देशांक को हम मान लेते हैं x, y। तो आप लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला यही ना होता है। तो जैसे यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या लिख लेंगे कि बिंदु ए व बी के, बिंदु ए व बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x और 1 को जोड़ देंगे, x प्लस 1 बट्टे में 2, कमा फिर y प्लस 4 बट्टे में 2, ठीक। अब ये जो निर्देशांक निकला है इस निर्देशांक के बराबर होगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसको हल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलिए हल करते हैं। जैसे यहाँ पे x प्लस 1 बट्टे में 2 बराबर हो जाएगा 2 के, इसको हल नहीं करने पाएंगे, जिसे 2 का यहाँ गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे प्लस 1 लिख लेते हैं बराबर 4। अब x अपने जगह 1 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो x का मान कितना निकल गया 3, ठीक। उसी प्रकार लिख सकते हैं कि y प्लस 4 बट्टे में 2 बराबर हो जाएगा -3, यही ना है जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -3। अब इसको हल कर लीजिए, y प्लस 4, 2 3 -6, प्लस यहाँ देखिए प्लस में इधर आके माइनस में, y का मान कितना हो जाएगा -6 फिर -4। तो y बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो ध्यान से समझेंगे कि y बराबर -+10, यानी उस बिंदु का निर्देशांक हम x y माने हैं, तो x का मान कितना निकल गया 3 और y का मान -10, तो उस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा 3, -10 करके इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ जी, तो देख सकते हैं दूसरका में से हमको 5 खंडे को हल करना है। 5 को कोई खंड दिए हैं जिसमें देख सकते हैं बहुत सारा खंड है, 6 खंड तक है, लेकिन इसमें से हमको कई खंड को हल करना है, 5 ही खंड को हल करना है। तो चलिए हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए हमारा प्रश्न कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। जैसे समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस के वाई बराबर कितना है 1, इसको थोड़ा सिस्टम में लिखेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस के वाई, इधर एक प्लस में इधर आके माइनस में बराबर का 0, ठीक। उसी प्रकार दूसरा का समीकरण दिया है, इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। और दूसरा का समीकरण दिया हुआ 3x माइनस 5y बराबर का 7, इसको भी ऐसे कर सकते हैं का 3x माइनस 5y, इधर प्लस में इधर आके माइनस में बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से समझना है, लिखेंगे
कि समीकरण एक की तुलना हम करा रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण दो की तुलना हम करा रहे हैं a2x और b2y प्लस c2 बराबर 0 से। जब इन लोग की तुलना करा देंगे तो a1 का मान देखिए निकलेगा आपका a1 बराबर 2 और a2 बराबर निकल जाएगा a2 बराबर 3। ठीक, उसी प्रकार हम निकालेंगे क्या b1। तो देखिए b1 का मान आपका निकल जाएगा k, ठीक, और c1 का मान निकल जाएगा c1 बराबर यहाँ पे देख सकते हैं -1। अब यहाँ पे कमा b2 का मान है हमारा -5, यहाँ पे लिख सकते हैं b2 बराबर -5 और c2 बराबर -7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कामा लगा के कि c2 बराबर -7। अब हम क्या निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, हम निकालेंगे कि a1 अपान में a2। ठीक, a1 का मान है 2, अब a1 का मान है 2, अब a2 का मान है 3। अब उसी प्रकार निकालेंगे b1 अपान में b2। अब b1 का मान कितना है देख सकते हैं k, अब b2 का मान है -5। अब देखिए प्रश्न में बोला है, देख सकते हैं प्रश्न में क्या बोला है कि जो निकाय दिया है उसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का कंडीशन ये होता है कि a1 अपान में a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2। इन लोग का मान रख लीजिए, a1 अपान में a2 का मान 2/3 है, अब इसका मान है k बट्टे में -5। तो यहाँ पे बराबर को ऐसे काट देना है। ठीक, अब इसको हल कर देंगे, जैसे -5 यहाँ पे भाग कर रहा है ना, तो इधर आके गुना करने लगेगा तो -10/3 हो जाएगा। काट देंगे, के का मान यही हो जाएगा, के नॉट इक्वल टू -10/3, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ जी, दूसरका का प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए हमारा द्विघात बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 12। अब इसको हमको हल करना है, जैसे ना इसको मान लेते हैं कि माना इतना बराबर 0, क्या मान लेते हैं 0 के बराबर। ठीक, अब इसको हल करते हैं। देखिए इसको ऐसा रूप में तोड़ना है, 12 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x², 4 + 3 में लिख सकते हैं क्या, 4 × 3 = 7 होता है और 4 × 3 = 12 भी हो जाएगा, 12 बराबर का 0 x²। अब जब इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर का 0। यहाँ पे देख सकते हैं x कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 4 हो जाएगा बराबर का 0। यहाँ पे x प्लस 4, यहाँ भी x प्लस 4, तो x प्लस 4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x प्लस 3 बराबर का 0। ठीक, अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे ना यहाँ पे जब हम x प्लस 4 बराबर को 0 लेते हैं तो x का मान -4 निकलेगा, फिर तथा करके x प्लस 3 बराबर 0 लिखते हैं तो x का मान -3 निकलेगा। अब इसको हम मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। ठीक है ना, इसको क्या मान लिए अल्फा, अल्फा का मान कितना आ गया, हम यहाँ पे अर्थात करके लिख सकते हैं या करके कि अल्फा का मान कितना है -4, और इसको क्या मान लेते हैं बीटा, या करके बता दे रहे हैं बीटा का मान -3 निकल गया। ठीक, अब हम देखिए हम लोग संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। जैसे देखिए पहला सूत्र ये होता है संबंध की सत्यता की जांच करने में कि शून्यकों का योगफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का योगफल का फार्मूला होता है -x का गुणांक। ठीक, -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो देखिए यहाँ पे गुणांक लिख लेंगे तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना है -4 और प्लस माइनस माइनस इसको जब करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, अब देख सकते हैं -x का गुणांक ऐसे ही रहने देंगे, x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक, अब ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -7 लिख सकते हैं क्या, देख सकते हैं -7, अब बटे में 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक,
यहाँ पे गुणांक। अब माइनस से माइनस को काट सकते हैं। देखिए यक्स का गुणांक, तो यहाँ पे देख सकते हैं यक्स का गुणांक, यहाँ पे यक्स का गुणांक 7 है, यहाँ पर भी 7 है। अब यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 1, यानी ये संबंध हमारा सही है। उसके बाद हम सेकेंड वाला होता है फार्मूला इसका कि अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद और बट्टा में यक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा और बीटा का गुना कराना है, माइनस माइनस प्लस 4 यहाँ 12, यहाँ पे 12 बट्टे में 1 लिख सकते हैं क्या, बराबर अचर पद। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अचर पद बट्टे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देख सकते हैं ये मिल रहा है का अचर पद हमारा कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है अचर पद 12 है। अब यहाँ पर भी अचर पद 12 आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यही हमको संबंध की सत्यता की जांच हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ जी, तो देख सकते हैं ग वाला जो प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल कीजिए। तो जैसे देखिए हमारा पहला इक्वेशन दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अगर हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा देंगे तो यहाँ पे दशमलव, एक तरह से चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, सब जहाँ प्रत्येक जहाँ दशमलव का स्थान 1 1 है तो दशमलव से दशमलव को हम काट सकते हैं, यानी 2x प्लस 3y बराबर हो गया 13। अब उसी प्रकार इसमें भी हम दशमलव से दशमलव को काट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4x और प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा ना जी। इतना तो आपको आ रहा होगा समझ में। अब ध्यान से समझना है, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है, इसको समीकरण नंबर 2। इसको कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, या प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए या विलोपन विधि से हल कर दीजिए। तो हम इसमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए यहाँ पे यक्स का गुणांक 4 है और यहाँ पे एक्स का गुणांक 2 है। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए गुणांक को समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x और 2 तिया 6y और 13 में 13 दूना 26, समीकरण नंबर 3 बना देते हैं। अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, मतलब कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को हम घटा रहे हैं। तो एक बार लिख लेते हैं समीकरण को 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक, और 4x प्लस 6y बराबर 26। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, जैसे प्लस में है तो माइनस से भी प्लस में है तो माइनस से भी प्लस में है तो माइनस। अब देखिए 4x से 4x कट गया, तो देखिए 5 में से 6 घटाएंगे तो माइनस y बच जाएगा बराबर 23 में से 26 घटेगा क्या, 26 में से 23 घटा देंगे तो -3 बचेगा। y से y माइनस माइनस कट गया, y का मान कितना निकल गया 3। y का मान आप चाहे तो समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे तो समीकरण 2 में, समीकरण 1 में नहीं रखना है, ठीक है ना। तो y का मान लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं कि y का मान समीकरण कै में रख दे, 2 में रखने पर चलिए रखते हैं। तो समीकरण 2 यही ना है जी, 4x प्लस 5 y के जगह पे 3 बराबर 23। देखिए 4x अपने जगह पे 5 दिया 15 बराबर 23। अब देखिए 15 इधर प्लस में इधर आके माइनस में, तो 4x बराबर 23 में से 15 घटा देंगे 8। अब 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4 4 दूना 8, यानी x का मान कितना निकल गया 2, y बराबर 3, अब x का मान 2, यही इसका हल हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ जी, घ नंबर प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। जैसे बात समझिए, एक ठो वृत्त है ऐसे ना, अब यहाँ पे एक ठो बाह्य बिंदु है, ठीक। अब बाह्य बिंदु से हम ऐसे क्या कर रहे हैं कि एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं बाह्य बिंदु से। जैसे यहाँ पे बाह्य बिंदु से ऐसे स्पर्श रेखा खींच दी, यहाँ पर भी। अब ये हमको सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। जैसे जो हम स्पर्श रेखा खींचे ना, अब देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं जी। तो यहाँ पे मान लेते हैं बिंदु P है, ठीक।
अब इसका केंद्र मान लेते हैं O। अब यहाँ से हम इन लोग को बिंदु को मिला देते हैं, ठीक। जहाँ पे मिला है इसका नाम A, अब इसका नाम B। अब यहाँ पे मालूम होगा कि वृत्त के केंद्र O से स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ पे 90 अंश का एंगल बन रहा है। तो देखिए हमको क्या प्रूफ करना है कि जो PA बराबर PB प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्ध करना में, क्या लिख सकते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको कि PA बराबर PB, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले चलेंगे उपपत्ति लिख लेंगे। उपपत्ति त्रिभुज POA, त्रिभुज POA तथा त्रिभुज इसमें चलते हैं POB में, POB में। अब इसमें हम चलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको हम त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे ना, तो हमारा PA बराबर PB सिद्ध हो जाएगा। जैसे देखिए ये वाला कोण 90 अंश है, तो ये भी वाला कोण 90 अंश है। लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। क्यों बराबर होगा, क्योंकि 90 अंश है। अब एक बात और देखिए कि OA भी वृत्त की त्रिज्या है और वो भी वृत्त की त्रिज्या है। तो लिख सकते हैं OA बराबर OB। क्यों, क्योंकि बराबर त्रिज्या है, इसलिए बराबर हो गया, ठीक। उसके बाद देख सकते हैं ये OP बराबर OP, OP बराबर OP। क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा है। देखिए इसमें देखिए एक ठो कोण बराबर हो गया, दो ठो भुजा बराबर हो गया। तो अतः नहीं बोल सकते हैं कि त्रिभुज POA और त्रिभुज POB सर्वांगसम है। लिख सकते हैं अतः त्रिभुज POA सर्वांगसम, इस सर्वांगसम का चिन्ह है, ठीक है। त्रिभुज किसका, POB का। कौन नियम से, तो यस नियम से, ठीक। अब उसके बाद तो जब ये सर्वांगसम प्रूफ हो गया तो PA बराबर क्या हो जाएगा, PB। यहाँ पे लिख सकते हैं कौन नियम से, CPCT नियम से। मतलब ये हुआ कि PA बराबर PB तो हो गया। तो ये कैसे हो गया, तो जैसे जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं ना प्रूफ, तो उनके संगत भुजा भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इतना करेंगे तो इसके लिए आपको देख सकते हैं कितने अंक निर्धारित है, 4 अंक निर्धारित है। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं अगला हमारा क्या प्रश्न है, देख सकते हैं बोल रहा है प्रश्न हमारा कि अंगावला में निम्नलिखित सारणी में निम्नलिखित बारंबारता सारणी में P का मान ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों का प्राप्त का माध्य 26 है। जैसे इन लोग का समांतर माध्य जो दिया है ना, समांतर माध्य बराबर कितना दिया है, 26। तो सबसे पहले इन लोग का हमको सारणी बनाना पड़ेगा। तो 3 ठो चलिए हम सारणी खींच लेते हैं। 3 नहीं कि इसमें कितने कॉलम खींचना पड़ेगा, समांतर माध्य बोला है तो 4 कॉलम खींचना पड़ेगा। तो चलिए खींच लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे मान लीजिए 4 है। यहाँ पे प्राप्तांक देख सकते हैं, प्राप्तांक दिया है ना जी, प्राप्तांक। और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता, ठीक, बारंबारता ना, विद्यार्थियों की संख्या ही लिखिएगा। अब यहाँ पे अब हम देखिए प्राप्तांक कितना दिया है, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20 और 20 से लेकर 30 और 30 से लेकर 40 और 40 से लेकर 50। उसके बाद बारंबारता 6 P 9 4 11। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यक्षाई। यक्षाई को बोले जाते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने के लिए 0 और 10 को जोड़िए, 10 10 का आधा कर दीजिए 5, 10 20 30 का आधा 15, यहाँ पे 20 और 10 20 और 30 50 का आधा 25, ये 35 और ये 45 आपका आ जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, यफ, इसको देखिए बारंबारता को यफ आई भी दर्शाते हैं, यफ आई से। अब इसको मध्य बिंदु की यक्स आई से, तो यहाँ पे अब निकालेंगे यफ आई इंटू यक्स आई। इन लोग का गुना करना है, 6 25 30 और 15 पी हो जाएगा ना जी, ठीक। और 25 नवा तो गुना कर लेते, 9 25 45 का 5 हासिल लगा 4 और 9 दूना 18 4 22, यानी 225 हो जाएगा, ठीक है। अब 35 चौका, तो 35 चौका कितना हो जाएगा, 4 25 20 का 0 हासिल लगा 2 4 3 12 2 14 140 हो जाएगा। अब 11 और 45 का गुना करना है, गुना करते हैं, 11 25 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 चौका 44 और 5 59, यानी 595 हो गया, ठीक है ना। तब हम क्या निकालेंगे, इसको हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ते हैं 11 और 4 15, 15 और 9 24, 24 और 6 24 और 6
30 प्लस पी हो गया। ठीक, उसी प्रकार ये निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर, इसको जोड़ते हैं ना जी। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको 15 पी को ऐसे ही लिख लेना है। ठीक, इसको आप भूल जाइए। अब इन लोग को जोड़िए, 5 5 10। ठीक, यहाँ पे प्लस करके रहेगा ना, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5, 5 4 9, 9 9 18, 18 अब 1 19 का 9 हासिल 1। अब देखिए 2 अब 1 3, 3 और 5 8 अब 1 हासिल 9, 990 आ रहा है। एक बार फिर से चलिए जोड़ लेते हैं, देख सकते हैं 5 5 10 का 0 हासिल 1, 3 2 5 4 9, 9 9 18 19 का 9 हासिल लगा 1 और 2 1 3, 3 और 5 8 1 9। ठीक है, अब समांतर माध्य का हम लोग फार्मूला जानते हैं मेरे प्यारे भाई, कि समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बट्टे में सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला होता है। ठीक ना, अब ध्यान से समझेंगे आप। समांतर माध्य इसका 26 दिया है और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकला है कितना, हमारा निकला है 15 पी प्लस 990 और सिग्मा एफ आई का मान निकला है 30 पी। इन लोग का यहाँ पे गुना कराना है, तो जब इन लोग का गुना करा देंगे 30 में 26 से गुना कराना है तो कितना हो जाएगा, 3 छक्का 18, जैसे ना यहाँ पे 0 था 0 लिख लिए, 3 छक्का 18 और 3 दूना 6 1 7, 78 हो जाएगा ना। 26 यहाँ कितना होता है 78 और प्लस में पी का 26 में गुना करा देंगे तो 26 पी बराबर 15 पी प्लस 990। अब ध्यान से समझना है, जैसे 26 पी अपने जगह पे, 15 पी इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो 26 में से 15 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 11 पी बराबर 990 अपने जगह पे और माइनस 780। ठीक, 11 पी भी अपने जगह पे घटा दो, तो इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 9 में 7 घटा देंगे 1 और 9 में से 7 घटा देंगे 2। ठीक, अब इसको काटना है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए काटते हैं। ये हमारा कैसे कट रहा है, P बराबर 210 बट्टे में 11 काटते हैं, 11 एकम 11 हासिल कितना बच गया 22 तो नहीं जाएगा, 11 एकम 11 हासिल दे दिया 10 तो हो गया 100। यानी इतना भी अगर रहने देते हैं ना 210 बट्टे में 11 भी, तभी भी आपका आंसर सही है। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, तो देख सकते हैं इसमें से हमको 5 खंड ही करने बदे बोला था, तो हम 5 खंड कर दिए, 1 2 3 4 5 छठ जो च वाला खंड है उसको हम लोग छोड़ देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ जी, तो देख सकते हैं तीसरा प्रश्न है कि यदि किसी एपी के n पदों का योगफल 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो तो उसका प्रथम द्वितीय और nवा पद ज्ञात कीजिए। या इसको नहीं करना चाहते तो चलिए हम अथवा वाला करते हैं कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए हम और वाला हल कर रहे हैं तीसरा का ना, अथवा का यहाँ पे लिख लेना है अथवा। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना भिन्न यक्स बट्टे में वाई है। अब देखिए प्रश्न बोल रहा है कि प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार कि यक्स बट्टे वाई मतलब भिन्न अंश, भिन्न में बोल रहा है कि अंश भिन्न के अंश हर में, मतलब अंश में और हर में 1 जोड़ देता है तो भिन्न 4/5 हो जाता है। अब इसको हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदलते हैं ना, तो देखिए इसको हल करते हैं, इसका यहाँ पे गुना करा देते हैं। जब इसमें गुना करा देंगे तो 5x प्लस 5 एकम 5, इसमें गुना करा देंगे तो 4y प्लस 4 हो जाएगा। 5x माइनस 4y बराबर, देखिए 4 अपने जगह पे, 5 इधर प्लस में इधर आके माइनस में, मैंने 4 में से 5 घटा देंगे तो -1, इसको समीकरण नंबर 1 बना लेना है। अब यही समीकरण 1 से चलकर हम क्या कर लेंगे, x का मान निकाल लेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना, यहाँ पे x का मान निकालेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहीं से हम नहीं होगा ना तो x अभी समीकरण 1 नहीं बनाते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं कि 5x अपने जगह पे, इधर माइनस में इधर आके प्लस में, तो देख सकते हैं -1 प्लस 4y हो जाएगा। ठीक, अब x का मान निकाल देंगे तो -1 प्लस 4y और बटे में 5 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फिर पुनः प्रश्नानुसार बोलना जा रहा है, पुनः
प्रश्नानुसार बोल रहा है कि यदि अंश और हर में प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो यक्स बट्टे में वाई में से एक हमको घटा देना है, तो भिन्न कितना हो जाता है 3/4। अब इसका तिर्यक गुना कर लीजिए, 4x - 4 और यहाँ पे गुना कर देंगे 3y - 3, यानी 4x - 3y बराबर -3 है। अब इधर माइनस में इधर आकर प्लस में यानी 1 हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर हम कितना बना देते हैं 2। लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण कै में रखने पर 2 में रखने पर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यक्स का मान समीकरण कै में रखने पर 2 में रखने पर। तो जब इसमें रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 अपने जगह पे, यक्स की जगह पे रख देना है, कोष्टक लगा देते हैं -1 + 4y बटे में 5। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे हम -3y लिख लेंगे, -3y बराबर 1। अब हल करते हैं, -4 और फिर +4 × 4 = 16y और बट्टे में हो जाएगा 5, -3y बराबर 1। हर बराबर करने के लिए 5 का इधर गुना करा देते हैं, ठीक है ना। -4 + 16y और 5 × 15y बराबर 5। ठीक, अब देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, तो घटा देंगे 16 में से 15 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 नहीं लिखेंगे केवल y लिखेंगे, इधर माइनस में इधर आके प्लस में, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9। y का मान कितना निकल गया 9। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यक्स अपने जगह पे -1 भी अपने जगह पे समीकरण 1 ही ना है, +4 y के जगह पे कितना रख देना है 9 और बट्टे में 5। अब हल करते हैं इसको, देखिए 4 × 9 = 36, 36 में से घटा देना है तो हो जाएगा 35 बट्टे में 7, सॉरी यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 से 5 7 35। यक्स का मान कितना निकल गया 7। देख सकते हैं भिन्न y का मान 9 है और यक्स का मान 7 है, तो लिख सकते हैं कि अतः भिन्न हमारा कितना हो जाएगा, यक्स बट्टे में y का मान कितना हो जाएगा, यक्स का मान हो जाएगा 7 और y का मान हो जाएगा 9। 7 बट्टे में 9 करके आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ जी, तो देख सकते हैं चौथा प्रश्न है, चलिए इसके हम अथवा वाला प्रश्न को हल कर देते हैं। किसको हल कर रहे हैं, अथवा वाला को। देखिए इसमें हमको साइन थीटा और प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोसेक कॉस थीटा ना, यहाँ पे लिख लेंगे प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर हमको प्रूफ कर देना है 7 tan स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूफ करना है ना जी। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम LHS लेकर हल कर देते हैं। LHS में है इसका साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम क्या लगाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, इसमें भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे गलती थोड़ा कर दी, यहाँ पे सेक थीटा है तो इसलिए इसको कोसेक को काट देते हैं, यहाँ पे केवल सेक थीटा लिख लेंगे, यहाँ पे सेक थीटा है ना। तो देखिए चलिए लगाते हैं फार्मूला, ए का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए का काम कर रहा है साइन थीटा और बी का काम कोसेक थीटा, ठीक, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा और 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब जब इसको हल करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मिला देंगे तो आपका 1 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। 2 साइन थीटा अपने जगह पे, आपको मालूम होगा कि इसको कोसेक यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा को 1 बटे में हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। और उसी प्रकार प्लस 2 कॉस थीटा यानी सेक थीटा को 1 बटे में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, कॉस साइन थीटा से साइन थीटा खत्म। तो देखिए 2 और 2 4, 4 अब 5। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है ना, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है और सेक का फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 1
2 और 2 और 5 7 कॉट कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इतना अगर प्रूफ कर देते हैं ये किसके बराबर हो गया हमारा RHS के बराबर। इतना कर देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अब देख सकते हैं अगला इसका प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे बोल रहा है 5वां प्रश्न। हाँ जी, 5वां प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। जैसे मान लीजिए एक ठो वृत्त है, ठीक, एक ठो हमारा कोई वृत्त है, यहाँ पे हम बना लेते हैं वृत्त, जिसमें वृत्त की जीवा, जिसे यहाँ पे हम मान लेते हैं जीवा का लेंथ ए, जिसका नाम ए बी, जिसे इसका केंद्र मान लेते हैं ओ। यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाता है ये 90 अंश का। कितने अंश का कोण बन रहा है 90 अंश का। और बोल रहा है कि इसका जो त्रिज्या है वो कितना है 14 सेंटीमीटर का है। तो बोल रहा है कि दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, दीर्घ वृत्त खंड का मतलब ये वाला भाग का पूछ रहा है आपसे, ये वाला भाग, सॉरी, लघु वृत्त खंड का मतलब ये वाला भाग हो गया, और दीर्घ का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, दिया है प्रश्न में, जो प्रश्न में दिया है ना उसको लिख लेंगे। थीटा का मान दे दिया है 90 अंश, ठीक, और आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है जी, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख देते हैं 22/7, और आर की जगह पर रखना है 14 का स्क्वायर। तो 14 के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं का 14 गुणे 14, 7 से काट देंगे 7 दूना 14, तो 22 दूना 44 गुणे 14। अब इसको गुना करते हैं, 14 चौका 56 के 6 हाथ से लगा 5, और 14 चौका 56, 56 और 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये किसका क्षेत्रफल निकला हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल हमको। लेकिन देखिए अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो आप समकोण त्रिभुज देख रहा है ना जी, ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिख लेंगे कि त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला ये होता है 1/2 आर इंटू साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं 1/2 अपने जगह पे, आर के जगह पे लिख लेना है 14, और यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे लिख लेंगे क्या, हम साइन थीटा के जगह पे लिख लेंगे 90, ठीक। अब ध्यान से समझना है मेरे प्यारे भाई, एक ठो और बात में रखिएगा, यहाँ पे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है यहाँ पे आर का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। अब देखिए जब साइन 90 अंश का मान 1 होता है, अब देखिए 14 का वर्ग कर देंगे हो जाएगा 196, अब इसको 2 से काट देना है, ठीक। और साइन 90 अंश का मान 1, जब इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 2 से काटते हैं 2 9 18, 2 9 18, एक हासिल दिया तो 16 2 8 16, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकला है। तो ये जो देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल निकल गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना है सबसे पहले दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त खंड। तो हम लिखेंगे कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, फर्स्ट वाला में लिख लेंगे यहाँ पे लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल निकालने के लिए लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब देखिए क्या कर लेंगे हम, जैसे यहाँ पे हम ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बट्टे में 360 पाई आर स्क्वायर, और फिर माइनस ये त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, इसमें का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखिए थीटा का मान है 90 में 360, और पाई आर स्क्वायर का मान देख सकते हैं कितना निकल गया है 616। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 616 माइनस, ठीक। अब इसका मान कितना, ए ओ बी का क्षेत्रफल का मान कितना है देख सकते हैं, ए ओ बी का क्षेत्रफल का मान है 98। अब इसको हल करते हैं, 0 से 0 कट गया, 9 1 9, 9 चौका 36, 4 से कट रहा है क्या देख देते हैं, 4 से ये हमारा 4 से, तो चलिए भाग लगा लेते हैं, 4 1 हाँ कट जाएगा 4 से, चलिए काटते हैं, देखिए कैसे कट रहा है। 4 से जब इसको काटेंगे ना तो 4 एकम 4 हासिल दिया 2, 4 पचे 20, 4 चौका 16, 154 में से घटा देंगे हम, 154 में से 98 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 14 में से 8 घटा देंगे 6, यहाँ पे कितना बचा है 14, 14 में से 9 घटा देंगे 5। ये जो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर देख रहा है ना,
56 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका निकला है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे दीर्घ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए, इसका वृत्त का क्षेत्रफल हमारा जो निकला है 616, यहाँ पे लिख लेंगे 616 में से इस 56 को हम घटा देंगे। ठीक, जब घटा देंगे तो आपको कितना बनेगा? 6 में से 6 घटा देंगे 0, और यहाँ पे 1 में से 5 नहीं घटेगा, 1 हासिल दे दें, 11 में से 5 घटा देंगे 6, अब यहाँ पे बच गया 560 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये प्रश्न पत्र आया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।